हेलो दोस्तों, फिर से मैं हाजिर हूँ आपके पास एक नए से टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन प्रकाश की एक ऐसी घटना जिसमें भिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यमों से प्रकाश जब गुजरे तो प्रकाश अपने सीधी रेखा पर ना चले, तो इस तरह की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जनरली ये एक ऐसी घटना है जिसमें हम लोग बड़ा सुनने में बड़ा ताज्जुब लगता है क्या कि प्रकाश सीधी रेखा पर गमन नहीं करती है। एक्चुअली दो भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यमों की बात होती है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि एक जो है प्रकाश जो है, मान लीजिए कि ये आपका ग्लास है, ठीक है ना, ये आपका ग्लास है और ये आपका एयर है हवा में। तो हवा से जब प्रकाश हमारे ग्लास पे पड़ता है तो जिस जगह पे पड़ता है उसको तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और प्रकाश ऐसे गिरने के बाद अब सीधी रेखा पे जो गमन करना चाहिए था, ये सीधी रेखा पे, ये ना करके प्रकाश सीधी रेखा में ना गमन करके टेढ़ी रेखा पे गिरती चलती है। तो ये जो एंगल है दोस्तों, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है इस केस में एयर है और ये मेरा रेयरर मीडियम कहलाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के लिए हवा जो है एक रेयरर मीडियम है और उसकी तुलना में हमारा जो ग्लास है वो एक डेंसर मीडियम है। सिमिलरली हमारा जो हनी है, शहद जो होती है, वो एक एक डेंसर मीडियम है और उसके तुलना में अगर हम देखें पानी तो वो रेयरर मीडियम है। पानी जो है हमारा रेयरर हो जाएगा अगर हमारे तुलना हो जाएगी किससे? ना हनी के साथ, शहद के साथ। शहद डेंसर मीडियम हो जाएगा उस केस में। तो रेयरर और डेंसर का ऐसा खास डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं है। उसका डेफिनेशन यही है कि जब भी हम लोग तुलना करते हैं वो किसी दो माध्यमों के तुलना में कौन रेयरर है कौन डेंसर है। तो जो भी लॉ रिफ्रैक्शन का यहाँ बात होती है, जो भी लॉ, वो आपके दो रेयरर और डेंसर की कल्पना करने के बाद ही आपकी होती है। तो यहाँ सीधी सीधी बात होती है कि रिफ्रैक्शन वो घटना है कि जब किसी रेयरर मीडियम से डेंसर पर जाती है तो अपने प्रकाश सीधी रेखा पर नहीं गमन करके वो जो है टेढ़ी रेखा पे गमन करती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों कि जब आप अपने कांच के ग्लास में अपने उंगलियों को रखते हैं और कुछ डुबोते हैं उसमें, तो आप अपनी उंगली को टेढ़ी देख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन की घटना होती है। तो अब आपको बताते चलूं कि ये रिफ्रैक्शन में क्या क्या है इसमें। सबसे पहले ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर प्रकाश अगर सीधी रेखा पे नहीं चलती है तो उसका मुख्य कारण ये है कि जो वेलोसिटी है, एक माध्यम में वेलोसिटी डिफरेंट होती है और दूसरे में अभी तक लोगों की अवधारणा थी कि प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है, जो कि गलत है। हर जगह पे नहीं चलता, बल्कि एयर में जो कि वैक्यूम है, वैक्यूम पे हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड चलता है। परंतु दूसरे माध्यमों में कुछ न वेलोसिटी होती है प्रकाश की, जिसके वजह से वो सीधे पे गमन ना करके टेढ़ी हो जाती है। तो आपको बता दूं मैं कि जब हवा में घुसती है तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है। तो दोस्तों आज के क्लास में हमारे लिए सबसे हाईलाइटेड फीचर ये है कि हम देखेंगे कि किस तरह से इसको मेजर किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो सबसे पहले इसके बारे में बता दूं आपको। यहाँ पे आप देखते हैं क्या कि आई जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो दोस्तों स्नेल साहब एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रकाश के बारे में बहुत अध्ययन किया। उन्होंने कहा क्या कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, साइन आई, ये साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब साइन आई का जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी ए कांस्टेंट। उन्होंने कहा ये एक जो है उन्होंने बताया। तो पहले समझे इस केस में, देखिए आपका यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे अगर हम भूल जाए थोड़ा सा तो ऐसा हो जाएगा साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। क्यों? क्योंकि आई इज ग्रेटर देन आर तो साइन आई भी ग्रेटर देन आर। उसी तरह से अगर साइन आई बाय साइन आर होगा तो वो भी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि वो ग्रेटर देन हुआ। इसका मतलब है कि प्रकाश जब भी, दोस्तों आपको बता दूं कि जब भी प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, जब रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो उसका जो अपवर्तना, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा वो 1 से ज्यादा होगा। क्यों होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि ये जो साइन आई बाय साइन आर जो कांस्टेंट है, ये इन्होंने कहा जो है हमारे स्नेल साहब ने, ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या कांस्टेंट उन्होंने बताया क्या कि साइन आई और साइन आर जो है, साइन आई बाय साइन आर इज ए कांस्टेंट
फॉर एनी मीडियम, किसी दो मीडियम के लिए ये एक कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए दोस्तों इस केस में लेते हैं, मान लीजिए मेरा यहाँ पे 45 है और यहाँ पे मेरा 30 डिग्री है, तो ऐसे केस में ऐसा हुआ कि इसका 45, इसका हो गया साइन 30 डिग्री आया, तो साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री इज ए कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे एयर और ग्लास का लिया हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि एयर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लीजिए निकाल रहे हैं हम, एगो एज्यूमशन कर रहे हैं मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि मैंने लिया 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है और ये साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अगर आप इसको करेंगे तो 1/√2 ओके इंटू 2/1, इसका मतलब क्या हुआ कि 2/√2 आया। आप जानते हैं कि इसको रेशनलाइज कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये √2 और ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 2 ये मेरा हो जाता है 4 और 4 का 2 होता है, इसलिए √2 आया। √2 का वैल्यू 1.14 जो भी आपका वैल्यू आता है मान लीजिए। मैं आपको यहाँ बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे स्नेल साहब ने जो लॉ दिया उसका क्या सिग्निफिकेंट है। उसका सिग्निफिकेंट ये हुआ कि आपका मान के लिए चलिए कि ये मेरा दो मीडियम लिया, कौन लिया, एयर और ग्लास। एयर और ग्लास का जो मैंने लिया है वो है उसका आ रहा है मान लीजिए 1.14। इसका मतलब हुआ क्या कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा इस तरह से आया। अब हम मान लीजिए कि किसी जगह पे मैंने क्या किया, फिर एयर ग्लास ही लेते हैं हम, एयर ग्लास घुसा रहे हैं, ठीक है, ये लाइट है और मैंने टॉर्च की तरह इसमें मारा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने इस बार मान लीजिए इसको हमने इस बार कर दिए, यहाँ 45 था, अब हम इसको 60 डिग्री मान लीजिए कर देते हैं, या हाँ 60 डिग्री अगर हम कर देते हैं, 60 डिग्री अगर 60 डिग्री होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि साइन 60 बाय ओके बाय साइन कितना होगा कि हमारा 1.14 आया। ये कहने का मतलब उनका मतलब था कि यहाँ पे आप इस बार जो नया एंगल मिलेगा ना वो एंगल कोई ऐसा नहीं मिलेगा, आपको ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि आपने एक 60 डिग्री ले लिया है। तो आप ये जो वैल्यू है, ये दूसरा वाला जो साइन क्या यहाँ पे वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आएगा वो इसी प्रकार के आएगा कि दोनों का जो रेशियो है ना वो 1.14 ही आएगा। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि कांस्टेंट का मतलब, बहुत सारे बच्चे इसको याद कर लेते हैं क्या कि साइन आई बाय साइन आर जो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब वो समझ नहीं पाते हैं। इसका मतलब है कि हवा और ग्लास के लिए वो माध्यम हमारा एक फिक्स हो गया। दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहता हूँ क्या कि जो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने जो दिया यहाँ पे, उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन दिया वो क्या था कि साइन आई बाय साइन आर जो हुआ यहाँ पे कि साइन आई बाय साइन आर ये जो कहलाता है ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को ये भी कहा जाता है ना क्या, ये इसका होता है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी लिखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई दो मीडियम है, ये दो मीडियम है और दो मीडियम से प्रकाश जो है आती है इस तरह से, ये पहला मीडियम है दूसरा मीडियम है। तो इस केस में अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से लिखा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, ये जो देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम, दोनों को वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। अब मान लीजिए थोड़ा से दोस्तों कि रेयरर हम लेते हैं, रेयरर और ये मेरा हो गया डेंसर, ठीक है। रेयरर और डेंसर के केस में क्या हो रहा है गौर करिए, चूंकि रेयरर में एंगल ऑफ आई ज़्यादा होगा, अगर हमारा आई ज़्यादा होगा और ये मेरा आर कम होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा, तो इस केस में मेरा साइन आई ग्रेटर देन होगा साइन आर के, बिल्कुल सही, क्योंकि साइन एंगल के बढ़ने से साइन का वैल्यू भी बढ़ता है। तो ऐसे केस में मेरा साइन आई बाय साइन आर मस्ट बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाते हैं ना हम, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो हमेशा ज़्यादा होगा। यही वो कारण है, एक से ज़्यादा होगा। यही वो कारण है कि आपको बता दूं कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना वो कभी भी एक से छोटी क्वांटिटी लगभग नहीं होती है, जब तक, जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर हमको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कोई बोलता है कभी भी, आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब पृथ्वी जो है निर्वात की तुलना में उसकी या हवा की तुलना में उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली गई है। जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए ग्लास का बोला जा रहा है, ग्लास का, तो ऐसे जी और ये हो गया ए, तो जी ए म्यू जी ए लिखा मैंने, म्यू जी मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द एयर। तो ये जो होगा ना एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास। अब हमको आप समझाइए
कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर हमेशा ज़्यादा होगा। तो अगर न्यूमरेटर में ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी होगी, डिनोमिनेटर में छोटी क्वांटिटी होगी, तो कभी भी इसका वैल्यू एक से छोटा हो ही नहीं सकता, हमेशा मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। नीचे मान लीजिए 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो नीचे अगर छोटी होगी ऊपर बड़ी होगी तो क्या होगा, मेरा मेरा क्या होगा कि मेरा जो वैल्यू आएगा वो एक से ज़्यादा होगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक से ज़्यादा होता है। आपको किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी माध्यम का, किसी भी मटेरियल का ऑलमोस्ट एक से ज़्यादा होता है। हालांकि अगर आप इसी चीज़ को ऐसा निकालें, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रिस्पेक्ट ग्लास अगर ये निकाला जाए तो ये उसका उल्टा होता है। ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब ये संबंध भी आपको जानने की जरूरत है क्या, कि अगर किसी एक माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसका उल्टा अगर निकालेंगे तो वो ऐसा होगा। इसका मतलब है कि अगर हवा की तुलना में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो जितना भी होता है उसका उल्टा 1 बाय वो वाला वैल्यू होगा। अगर हमको ये निकालना हो क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास। मतलब जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि मैंने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा, किसके तुलना में, हवा की तुलना में 1.5। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालिए विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ऐसे निकाल सकते हैं आप, ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 बाय 1.5। तो दोस्तों अगर ऊपर में न्यूमरेटर है, नीचे ऊपर में छोटी क्वांटिटी है, बड़ा डिनोमिनेटर में बड़ी क्वांटिटी है, तो इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। तो जब भी अगर आपको लेस देन 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं पे किताब दिखे तो आपको समझ में आना पड़ेगा कि इस हालत में आपका डेंसर मीडियम से जो है प्रकाश रेयरर मीडियम पे घुस रही है। और अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा दिखे, इसका मतलब है कि हवा अगर इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे घुस रही है। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं लाऊंगा और आप लोगों को मैं दूंगा। निश्चित रूप से हमारे चैनल पे आप बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल बजाइए, घंटी बजाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आऊँ। धन्यवाद।